दोस्तों, अगर आप लोनली फील कर रहे हैं या फिर लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे मशहूर मूवी कास्टअवे के बारे में। ये एक सर्वाइवल स्टोरी जेनर का मूवी है। इसमें टॉम हैंक्स और हेलन हंट मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इसका निर्देशक रॉबर्ट जेमेकिक्स ने दिया था। इस मूवी में टॉम हैंक्स का नाम चक नोलैंड रहता है, जो मेम्फिस अमेरिका के रहने वाले हैं। वो फेडेक्स एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करते हैं। चक अपने कंपनी का एक मेहनती और पंचुअल कर्मचारी हैं। उनको अक्सर काम के सिलसिले में अलग अलग जगह ट्रैवल करना पड़ता है। मूवी शुरू होता है मेम्फिस अमेरिका में। फेडेक्स का एक पार्सल वैन डिक एंड बेटिनास वर्कशॉप से एक पैकेट कलेक्ट करता है। वो सेम पैकेट रसिया में बेटिना के हस्बैंड को डिलीवर हो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो अपने रशियन गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहे हैं। क्रिसमस का माहौल है। क्रिसमस की छुट्टी से पहले वो आखिरी दिन है और सिर्फ 3 घंटा बचा है उनके पास। चक रसिया के फेडेक्स के एक गोडाउन में दूसरे कर्मचारियों को बताते हैं कि उनको सब पार्सल डिलीवरी ट्रक में लोड करना होगा ये 3 घंटे में। सभी एम्प्लॉयज़ काम पे लग जाते हैं। सब पार्सल्स डिलीवरी ट्रक में लोड हो जाता है। सामान को लेके एयरपोर्ट निकल जाता है। चक प्लेन में बैठे हैं। वो रसिया से मेम्फिस वापस लौट रहे हैं। बातों बातों में चक को पता चलता है कि उनके कोलीग के वाइफ को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज में है। चक अपने कोलीग को एक अच्छे डॉक्टर का सलाह देते हैं। मेम्फिस पहुंचने के बाद चक अपने गर्लफ्रेंड केली के साथ मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। क्रिसमस का ईव है। वहाँ चक, केली, दोस्त और उनके सब रिश्तेदार एक साथ डिनर कर रहे हैं। चक को कंपनी पेजर में एक मैसेज आता है। चक वो मैसेज देखते हैं और फिर खाना खाने में व्यस्त हो जाता है। खाना खाने के समय चक के दांत में अचानक ज़ोर से दर्द होने लगता है। चक चुप रहता है, लेकिन केली को पता चल जाता है चक के दांत के दर्द के बारे में। डिनर के बाद चक केली को डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैंसिल करने बोलते हैं, क्योंकि उसी रात उनको मलेशिया जाना पड़ता है कंपनी के काम के सिलसिले में। चक केली को वादा करते हैं कि वो न्यू ईयर ईव से पहले वापस लौट जाएंगे। केली चक को एयरपोर्ट में ड्रॉप करते हुए रास्ते में उनको एक खूबसूरत घड़ी गिफ्ट करती है, जो उनको विरासत में मिली थी। घड़ी में केली का एक खूबसूरत सा तस्वीर लगा हुआ रहता है। चक भी उनको एक गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि न्यू ईयर की ईव पे खोलने के लिए। वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय किस करके फ्लाइट की तरफ प्रस्थान करते हैं। चक मलेशिया जाती हुई फेडेक्स का कार्गो फ्लाइट बोर्ड करते हैं। प्लेन में केली को खूब मिस करते हैं और उनका दिया हुआ घड़ी में केली का तस्वीर देखते हैं। कुछ टाइम के बाद वो पायलट के साथ बात करते हुए उनको पता चलता है कि मौसम खराब होने के कारण पायलट्स का कंट्रोल टावर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पायलट चक को टर्बुलेंस का चेतावनी देते हुए अपने सीट में बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन चक वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोते हैं और अपने आप को आईना में देखते हैं। अचानक एक जोर का धमाका होता है और चक प्लेन के अंदर हवा में उड़ रहे होते हैं। पायलट चक के मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए मदद करता है। टर्बुलेंस में अपने आप को संभालते हुए चक सीट पे बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट बांध देते हैं। चक अपने सीट के नीचे से लाइफ किट निकाल के हाथ में पकड़े बैठे हुए हैं। प्लेन बहुत तेज गति से नीचे गिरने लगता है। चक केली का दिया हुआ घड़ी प्लेन में गिरा हुआ देखते हैं। वो सीट बेल्ट खोल के अपने ज़िंदगी को दांव में रख के केली का घड़ी लाने जाते हैं और उसी टाइम पे प्लेन ज़ोर से हिलने लगता है। उनको मदद करने के लिए पायलट आगे आते हैं और वो भी गिर जाते हैं। पायलट के सर में गहरी चोट आती है और वो बेहोश हो जाते हैं। चक घड़ी को उठा लेते हैं। एक हाथ में लाइफ वेस्ट पकड़े हुए किसी तरह अपने आप को संभालते हैं। प्लेन बहुत ज़ोर से हिलने लगता है और चक को अचानक कॉकपिट से समंदर नज़दीक दिखने लगता है। चक बहुत ज़ोर से डर जाता है। धाम करके प्लेन पानी में गिर जाता है। चक भी प्लेन के साथ डूबने लगता है। प्लेन के अंदर पूरा पानी भर जाता है। बाहर निकलने का सब रास्ता बंद हो चुका है। चक अपनी लाइफ किट को लेके प्लेन से निकलने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। अचानक से हम देखते हैं कि प्लेन 2 हिस्सों में टूटने लगता है और चक को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन उनका लाइफ वेस्ट प्लेन के अंदर अटक जाता है। चक लाइफ वेस्ट को खींचने लगते हैं और उतने में उनका सांस रुकने लगता है, लेकिन अचानक
लाइफ वेस्ट का रस्सी टूट जाता है और चक पानी के ऊपर तैरते हुए आ जाता है। फिर प्लेन में एक बड़ा सा धमाका होता है और चक उससे बाल बाल बचते हैं और अपने लाइफ बोट में बैठ जाता है। वो तूफानी रात में चक लाइफ बोट में बैठे हुए समंदर की लहरों की गति के साथ बहते जाते हैं। कहीं मीलों जाने के बाद लाइफ बोट एक पत्थर से टकराता है और उसका आधा हवा निकल जाता है। चक आसपास देखते हैं तो उनको एक टापू नजर आता है। वो लाइफ बोट को खींचते हुए टापू के तट पर लेके जाते हैं और थक के उसमें सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उनका लाइफ बोट एक सुनसान टापू के तट पर होता है। वो लाइफ बोट से बाहर आकर तुरंत अपना पेजर चेक करते हैं, लेकिन वो पानी में खराब हो चुका होता है। फिर वो केली का दिया हुआ घड़ी चेक करते हैं, लेकिन वो भी बंद पड़ जाता है। नीला आसमान, खुली हवा, चारों तरफ सन्नाटा देख के चक परेशान हो जाते हैं। समंदर की लहरों के साथ उनको कुछ फेडेक्स के पार्सल तैरते हुए नजर आते हैं। चक वो सबको एक एक करके तट के ऊपर लेके आते हैं। फिर आसपास मदद ढूंढने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यजनक वो एक वीरान आइलैंड होता है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आता है। वो रेत में बड़े बड़े अक्षर में हेल्प लिखते हैं ताकि उनका ठिकाना ढूंढता हुआ हेलीकॉप्टर से पता चल सके। सुबह से रात हो जाती है और चक अकेले केली को याद करते हुए थक के सो जाते हैं। आधी रात में कुछ गिरने का आवाज़ आता है और चक डर के अचानक से उठ जाते हैं। वो हाथ में एक डंडा पकड़े चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह वो देखते हैं कि उनका रेत में लिखा हुआ हेल्प समंदर की लहरों के साथ आधा मिट चुका है। वो कुछ लकड़ियाँ बटोरते हैं और उनको जोड़ के फिर से हेल्प लिखते हैं और उसी टाइम फिर से कुछ गिरने का आवाज़ आता है। वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, कौन है? तभी उनके सामने एक नारियल धम करके नीचे गिरता है। तब चक को पता चलता है कि ये आवाज़ नारियल गिरने का आवाज़ था। वो टापू में बहुत सारा नारियल इकट्ठा करते हैं और उसको पत्थर में तोड़ के पानी पीते हैं। भूख लगा तो नारियल को काट के खाने लगते हैं। फिर चक टापू का छानबीन करने लगते हैं। तभी उनको वहाँ एक गुफा मिलता है। पत्थर में चलने के कारण उनका पैर छिल जाता है और वो वापस लौट जाते हैं। अपना कपड़ा फाड़ के वो पैर में कस के बांध लेते हैं और फिर टापू के चोटी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। चोटी के ऊपर उनको चारों तरफ नीला समंदर दिखता है और उसमें से अचानक उनको एक लाश तैरते हुए नजर आता है। नीचे उतर के वो लाश को तट पर लेके आते हैं। वो लाश उनका प्लेन का मरे हुए पायलट का होता है। लाश से वो जूता निकालते हैं और खुद पहन लेते हैं। फिर वो लाश को एक गड्ढे में लेके दफना देते हैं। अगले दिन सुबह वो पत्तों से बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और उसको पीने लगते हैं। जब उनको भूख लगता है तब वो मछली पकड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन निराशा में उनका तीसरा दिन भी कट जाता है। दूर में उनको एक जहाज का बत्ती नज़र आता है तो वो अपना टॉर्च जला के जहाज की तरफ मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन जहाज इनको देख नहीं पाता और वो आगे चला जाता है। चक बहुत निराश हो जाते हैं। सुबह वो लाइफ बोट लेके समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं, ये सोचते हुए गुजरता हुआ जहाज से मदद मिल जाए, लेकिन समुंदर की तेज़ लहरें उनको वापस आइलैंड की तरफ धकेल देती है और इसी दौरान उनके पैर पे गहरा चोट लग जाता है। उस रात टापू पर बड़ी जोर की बारिश होती है। चक गुफा में शरण ले लेते हैं और टॉर्च जलाते हुए सो जाते हैं। अगले दिन वो एक एक करके सारे फेडेक्स के पैकेट खोलने लगते हैं। उनको एक विल्सन ब्रांड का वॉलीबॉल मिलता है, नेट वाला फ्रॉक, एक जोड़ा स्केटिंग शूज़। स्केट्स के शूज़ से वो स्टील का ब्लेड निकाल देते हैं। नेट वाला फ्रॉक से वो मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और एक पैकेज को चक बिना खोले हुए छोड़ देते हैं, जिस पर 2 जोड़ा पंख का निशान रहता है। इस बार चक मछली पकड़ने में थोड़ा सफल होता है, लेकिन उनको कच्चा खाने में बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए चक आग जलाने के बारे में सोचते हैं। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ जमा करते हैं। एक लकड़ी को लेके कुछ कागज़ के ऊपर ज़ोर से घिसने लगते हैं, लेकिन लकड़ी घिसते घिसते उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं और हाथों में दर्द होने लगते हैं। भूख लगता है तो नारियल खाने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका दांत का दर्द बढ़ने लगता है। वो नारियल भी चबा नहीं पाते हैं। एक बार फिर से आग जलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनका हाथ कट जाता है और बहुत खून निकलता है। गुस्से से वो सब लकड़ियों को और विल्सन बॉल को दूर फेंक देते हैं। बॉल में उनके खून भरे हाथों का छाप पड़ जाता है। कुछ टाइम के बाद जब चक का गुस्सा ठंडा होता है
वो बॉल को फिर लेकर आते हैं और उसमें एक चेहरा बनाते हैं। वो बॉल को विल्सन बुलाने लगता है। एक बार फिर से आग लगाने की कोशिश में लग जाता है। इस बार सूखी लकड़ी, नारियल का छिलका आग पकड़ लेता है। वो आग का मशाल बनाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। समंदर से पकड़े हुए मछली और केकड़ा को आग में पका के खाने लगते हैं। वहाँ उस रात वो विल्सन के साथ खूब बात करते हैं और बातों बातों में उनको एहसास होता है कि शायद वो टापू से कभी बाहर निकल ना पाए। ये सोच के वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन उनका दांत का दर्द बढ़ जाता है। वो गर्म पानी का कुल्ला करते हैं, लेकिन उससे उनको कुछ मदद नहीं मिलता है। गुफा के अंदर पत्थर में केली का एक तस्वीर बनाते हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। वो स्केट्स के ब्लेड लेके खुद का सड़ा हुआ दांत को निकाल फेंकते हैं और दर्द से वो बेहोश ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर हम 4 साल बाद देखते हैं, चक उसी टापू में जीवित है। काफ़ी दुबले हो गए हैं, चेहरे पर दाढ़ी और बाल बढ़ गए हैं। वो पहले से पूरा अलग दिख रहे हैं, एक आदि मानव की तरह। वो भी मछली पकड़ने में माहिर हो गए हैं। कच्चा मछली खाने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे लगता है कि चक जैसे अपने तकदीर के साथ समझौता कर लिया है, जैसे गुफा उनका घर बन गया है और विल्सन उनका एकमात्र साथी। एक दिन टापू पर एक प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा लहरों के साथ तैरते हुए आता है। उसको देख के चक एक नाव बनाने के बारे में सोचने लगते हैं और देखते ही देखते वो लकड़ियाँ जमा करने लग जाते हैं। लकड़ी का छाल को रस्सी बना के लकड़ी को बांधने लगते हैं। नाव बनाने में रस्सी काफ़ी कम पड़ जाता है। तभी वो विल्सन के साथ बात करते हुए टापू के ऊपर चढ़ते हैं और कुछ रस्सी निकाल के लेके आते हैं। हमें वहाँ पता चलता है कि चक कभी खुदकुशी करने के लिए यहाँ फांसी का फंदा तैयार किया था, लेकिन वो जिस पेड़ पे लटकने के लिए सोचते हैं, वो पेड़ कमज़ोर होने के कारण टूट जाता है। उसके बाद चक खुदकुशी का ख्याल हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देते हैं और तकदीर के सामने अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। हवा के साथ रुख बदलता है और तब तक चक अपना नाव तैयार कर लेते हैं। पूरी तैयारी के साथ टापू को एक आखिरी बार सलाम करते हुए चक अपने नाव में निकल पड़ता है। वो अपने साथ कुछ नारियल, फेडेक्स का वो पार्सल, केली का दिया हुआ घड़ी और वो विल्सन का बॉल साथ में लेके चलते हैं। समंदर की तेज लहरें उनके नाव को टकराते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो टापू चलाते रहते हैं। देखते ही देखते वो टापू को पीछे छोड़ के काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन चक के चेहरे पे खुशी नहीं है। शायद वो टापू छोड़ने के कारण और भी दुखी हैं। रात में बड़ी मछलियों के बीच में उनका नाव आगे बढ़ता है। रास्ते में एक बड़ा सा तूफान आता है, जिससे उनकी नाव को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लेकिन चक हार नहीं मानते। अगले सुबह चक सोए हुए रहते हैं और उनका दोस्त विल्सन पानी में बह जाता है। जब चक का आँख खोलता है तो विल्सन बहुत दूर जा चुका होता है। विल्सन को खोने के बाद चक निराशा में रोने लगता है और विल्सन को माफ़ी मांगते हैं। हम पहली बार चक के आंखों में आंसू देखते हैं। विल्सन से अलग होने के गम में वो अपना चप्पू पानी में फेंक देते हैं, जैसे जीने का उम्मीद ही खत्म हो गया हो। रात हो जाती है। अगले दिन सुबह चक गहरी नींद में सोए हुए हैं जब एक बड़ा सा जहाज उनके बगल से पार करता है। उस टाइम पे एक व्हेल मछली पार करते हुए चक के ऊपर पानी छिड़कती है और उनका नींद टूटता है। चक बहुत ही धीमी आवाज़ में केली का नाम लेते हैं और वो जहाज से एक अलार्म बजने लगता है। 4 हफ्ते बाद चक फेडेक्स के एक प्लेन में मेम्फिस लौट रहे हैं। प्लेन में उनके पुराने कुलीग के साथ उनका बातचीत होता है, जो उनको बताते हैं कि फेडेक्स के प्रमुख खुद चक का स्वागत करने आ रहे हैं और केली भी आ रही है उनको रिसीव करने। चक केली के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उनका पुराना कुलीग बताता है कि केली ने दूसरी शादी कर ली थी। चक को पता चलता है कि वो कुलीग की वाइफ कैंसर से गुजर चुकी है। ये सुनने के बाद चक को बहुत बुरा लगता है। प्लेन मेम्फिस पहुंच जाता है। बाहर चक को देखने के लिए काफ़ी तादाद में लोग जमे हुए हैं, लेकिन चक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बस केली का इंतज़ार कर रहे हैं। केली के पति जेरी चक से मिलने आते हैं। वो अपना पहचान देते हुए बोलते हैं कि वो चक के डेंटिस्ट रह चुके हैं। केली इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और वो मिलने नहीं आ सकती हैं। ये बता के जेरी वहाँ से निकल जाते हैं। चक चुपचाप रहते हैं और खिड़की के बाहर वो जब देखते हैं तो उनको केली रोते हुए नजर आती है। बाहर जेरी केली को चक को मिलने से रोक रहा होता है। चक अपने घर में पहुँच जाते हैं। दोस्त और कोलीग्स एक छोटी सी पार्टी उनके तरफ से चक को देते हैं, लेकिन चक को जैसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पूरे पार्टी में चक शांत रहते हैं और पार्टी जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं सब दोस्त चले जाते हैं। चक इतना सारा खाना टेबल के ऊपर देख के सोचने लगते हैं टापू में बीते हुए उनके वो 4 साल, जब वो कच्चा मछली और नारियल खा के जिंदा रहे थे।
फिर टेबल पे पड़े हुए लाइटर को जला के सोचते हैं जब आग की एक चिंगारी के लिए कितना मेहनत करना पड़ा था उनको। चक रात में सोने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। आधी रात में भीगते हुए बारिश में चक केली से मिलने जाते हैं। घर के बाहर बेल बजाने से पहले ही केली दरवाज़ा खोल देती है। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं और केली चक को कॉफ़ी के लिए अंदर बुलाती है। वो दोनों पुरानी बात याद करते हैं। चक केली को अपने दिए हुए घड़ी वापस लौटा देते हैं। केली चक को गैराज में लेके उनका कार दिखाते हैं और कार की चाबी चक के हाथ में दे देती है। वो दोनों गुड बाय किस करते हुए चक कार स्टार्ट करके चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और केली उन्हें देखती रहती है। केली के आंखों में आंसू भर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से केली चक के तरफ बारिश में दौड़ के जाती है। चक भी कार से निकल के केली के तरफ वापस आते हैं। वो एक दूसरे को बारिश में गले लगा के किस करने लगते हैं जैसे दो प्रेमी सालों बाद मिल रहे हैं। केली बताते हैं कि उन्हें हमेशा भरोसा था कि चक एक दिन वापस लौट के आएंगे। दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं लेकिन चक को सच्चाई दिखने लगता है। वो केली का परिवार तोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो केली को घर जाने के लिए बोलता है। केली भी समझ जाती है कि वो अपने परिवार और बच्चों को छोड़ के वापस नहीं आ सकती है। ये सीन इस मूवी का एक बहुत ही अच्छा सीन माना जाता है। और फिर अगले दिन चक अपने कोलीग को ये सब बताते हुए उनका 4 साल टापू में कैसे गुजरा था जब वो चाहते हुए भी खुदकुशी नहीं कर सकते थे। फिर जैसे जिंदा रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ केली की यादें उन्हें वो टापू में जिंदा रखा था। लेकिन वापस आने के बाद भी वो केली को फिर से और एक बात खो देते हैं। ये बोल के चक रोने लगते हैं। चक ये भी बताते हैं कि पिछले 4 साल उन्हें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और वो हार नहीं मानेंगे। अगले दिन वो अपना आखिरी पार्सल डिलीवर करने बेटिना के फार्म पहुंचते हैं। पहले जो डिक और बेटिना का फार्म हाउस था वहाँ पे अभी सिर्फ बेटिना का नाम है और बेटिना वो फार्म हाउस में अकेली रहती हैं। घर पर कोई नहीं मिलने पर वो पार्सल के साथ एक नोट छोड़ के आ जाते हैं। चक आगे प्रस्थान करते हुए सुनसान चौराहे पर खड़े होकर सोचने लगते हैं। वहाँ उनको बेटिना मिलती है। चक बेटिना से मिलके उनको दिशा पूछते हैं। वो चक को रास्ता समझा के अपने फार्म के तरफ लौट जाती है। लास्ट सीन में चक वही चौराहे पे खड़े होके सोचने लगते हैं शायद इस बार भी जिंदगी की लहर उन्हें सही दिशा दिखाएगा। और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। कास्ट अवे बॉक्स ऑफिस में बहुत ही हिट हुआ था। टॉम हैंक्स इस मूवी के लिए ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ।